ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मुकेश सहारण के द्वारा हार्दिक स्वागत। तो साइंस की क्लास को रेगुलर रखते हुए हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा कि न्यूक्लिक अम्ल यानी जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर केंद्रक, उसी केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। उसी डीएनए आरएनए पे हमने चर्चा की थी कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमने दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर पिछली वीडियो में अंतर किए थे कि क्या क्या अंतर होते हैं क्या नहीं। उसी डीएनए आरएनए के बाद में न्यूक्लिक एसिड में देखा जाए तो डीएनए की संरचना कौन सी बच्चों? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना हमने देखा था कि डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, द्विरज्जु की डबल स्टैंड यानी दो स्तंभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं डीएनए के अंदर? ये कितना होता है? द्विरज्जु की डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी इस तरीके से दो स्टैंड बने होते हैं, दो स्तंभ होते हैं, इसीलिए डीएनए द्विरज्जु की कहलाता है, डबल स्टैंडर्ड कहलाता है। द्विरज्जु की संरचना डीएनए हमने कहा था तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन की शर्करा पाई जाती है और उसी 5 कार्बन की शर्करा पे कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट होता है। इसी कारण से डीएनए का नाम क्या पड़ता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी मीन्स हटना, राइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि डी मीन्स हटना, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होने के कारण से नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो पेंटोज शर्करा होती है दूसरी, इसके अंदर डीएनए में पाई जाती है हमारी फॉस्फेट समूह H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। जबकि तीसरी इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, तीसरे प्रकार के इसमें अणु पाए जाते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार हमने पढ़ा है 4 प्रकार के होते हैं, AGTC, एडेनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये 4 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। हमने इसी डीएनए के अंदर कहा था कि डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। आज उसी डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं। डीएनए की संरचना कि इसकी संरचना किसने बताई कैसी होती है? उसी डीएनए की संरचना। इस डीएनए का संरचना का आणविक मॉडल जो दिया गया था, आणविक यानी इसकी आणविक संरचना, अणु कैसे जुड़े होते हैं, आणविक संरचना, अणु सूत्र इनका क्या होता है? आणविक जो संरचना का मॉडल दिया था, आणविक संरचना का मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो साइंटिस्ट संरचना का जो मॉडल दिया गया था वो मॉडल दिया था हमें, दो साइंटिस्ट हैं। हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल किसके द्वारा, या डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया, जो सर्वमान्य मॉडल है। तो डीएनए की आणविक संरचना का जो मॉडल दिया था वो दिया था दो वैज्ञानिक, वाटसन व क्रिक ने। किसने दिया था जी? वाटसन व क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये मॉडल दिया। कौन सा? डीएनए अणु का आणविक मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा? वाटसन व क्रिक के द्वारा। यानी वाटसन व क्रिक ने पूरे डीएनए अणु की संरचना, देखो इसी मॉडल के अनुसार वाटसन व क्रिक ने कहा कि डीएनए हमारा सीढ़ी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? डीएनए एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है बच्चों? सीढ़ी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? सीढ़ी नुमा संरचना। सीढ़ी तो देखी होगी, हमारे घरों में जो सीढ़ी होती है वैसी संरचना होती है। देखिए यही संरचना द्विरज्जु की डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से होती है। अभी हमें ये सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई नहीं दे रही, परंतु जब इसकी आणविक संरचना देखेंगे, इसको खोल के देखेंगे तो कैसी संरचना दिखाई देगी हमें? इसी तरीके की सीढ़ी नुमा संरचना। मॉडल किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलडीसी में बारंबार रिपीट हुआ, रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डीएनए अणु का आणविक मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो वाटसन व क्रिक, इन्होंने पूरे के पूरे उस संरचना को खोल के दिखाया। नॉर्मल सी बात है, बाय द वे भूल जाएं तो अपने आप याद होता है
कि डीएनए अणु का आणविक मॉडल यानी पूरी संरचना को किसने बताई, तो वाटसन व क्रिक। अगर भूल जाओ तो देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है शेन वाटसन, नाम तो सुना ही होगा, शेन वाटसन, ऑलराउंडर प्लेयर वाटसन। तो क्या कहेंगे कि वाटसन किक जोर के लगाता है, क्या बोलेंगे, वाटसन किक जोर के लगाता है, इतने जोर के लगाता है कि डीएनए को खोल के दिखाता है। क्या कहेंगे, वाटसन किक जोर के लगाता है, इतने जोर के लगाता है कि डीएनए को खोल के दिखाता है। तो डीएनए की आणविक संरचना कैसी होती है, तो देखिए इसी संरचना को जब ओपन करते हैं हम इसकी संरचना, तो हमें ये संरचना इस तरीके से सीढ़ी नुमा रूप में दिखाई देती है। क्या ये एक सीढ़ी बन गई, क्या अभी नहीं बनी। ये जो सीढ़ी नुमा संरचना के साइड के ये जो स्तंभ होते हैं, स्टैंड होते हैं, स्तंभ जो है वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, कि डीएनए के जो ये साइड के जो दोनों स्तंभ होते हैं किन से मिलकर बने होते हैं, तो डीएनए के साइड के स्तंभ बने होते हैं पेंटोज शर्करा, किससे मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शर्करा, वो ही 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा प्लस फोस्फेट समूह से, प्लस किससे मिलकर बने होते हैं, फोस्फेट समूह। देखिए 3 हमें अणु होते हैं इसके अंदर, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। ये जो पेंटोज शर्करा प्लस फोस्फेट समूह से मिलके साइड के स्टैंड होते हैं। देखो बच्चों, इसी को हमने खोल के जब इस कुंडलन को अकुंडलन करते हैं, अनकोइलिंग करते हैं, तो 2 स्टैंड हमारे सामने दिखाई देते हैं। ये दोनों स्टैंड किसके बने होते हैं, पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन की शर्करा प्लस फोस्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं दोनों को जोड़ने वाली अब सीढ़ी नुमा संरचना बना के दिखाएं। इनको जोड़ने के लिए बीच में इस तरीके के स्टैंड पाए जाते हैं, इस तरीके के हमारे, ये लो जी, अब ये सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है। क्या बन गई हमारी सीढ़ी, ये जो बीच में संरचनाएं पाई जाती है ये संरचना कहलाती है नाइट्रोजनी क्षार। क्या कहलाती है बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार कहलाती है। क्या कहलाती है, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन बेस पेयर क्षार युग्म पाए जाते हैं यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन मिल सकता है डीएनए अणु के अंदर दोनों स्तंभों को जोड़ने के लिए जो बीच में संरचना होती है वो कौन सी होती है, पेंटोज शर्करा, फोस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार, इनमें से कोई नहीं या ये सभी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, नाइट्रोजनी क्षार। दोनों स्तंभों को जोड़ने के लिए कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन। ये जो हमारा डीएनए होता है हमारे वाटसन व क्रिक के अनुसार, इस डीएनए अणु का जो व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक व्यास जो डायामीटर होता है हमारा, इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बच्चों, 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक दूरी का छोटा मात्रक होता है। दूरी के मात्रक फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से प्रकाश वर्ष बहुत बड़े बड़े मात्रक होते हैं। तो उसी में हमें एक छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम एक डीएनए अणु का औसतन व्यास माना जाता है कि सभी में अगर रिसर्च करें तो सभी का औसतन व्यास कितना आता है, 20 एंगस्ट्रॉम। जबकि एक कुंडलन से लेके दूसरे कुंडलन के बीच की दूरी देखी जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम आती है। ये हमारे एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि डीएनए अणु का व्यास औसतन कितना होता है, तो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए अणु के अंदर एक कुंडलन से लेके दूसरे कुंडलन के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एंगस्ट्रॉम एक दूरी या लंबाई का छोटा मात्रक होता है। यहाँ इनके बीच में पाए जाते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार। क्या पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार। अब कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो वो देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ सकते हैं, उनको देखिए हम कैसे बता सकते। ये एक हमारा डीएनए अणु द्विकुंडलन आपके सामने इस तरीके से, इसका व्यास औसतन 20 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन के बीच में, कोइलिंग के बीच में दूरी कितनी होती है, 34 है। यहाँ पे दोनों स्तंभों को जोड़ने के लिए बीच में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार आपको पता है डीएनए के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, AGTC, कि AG मुझे TC दो, AG, A फॉर एडेनिन, G फॉर गवानिन।
T4 थायमिन, C4 साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4। अब ये कौन कौन से जुड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए A के साथ यहां लिख देता हूं A डबल बॉन्ड T पाए जाते हैं। अगर यहां देखा जाए तो A के साथ डबल बॉन्ड क्या आएगा? T। इसी तरीके से यहां G के साथ ट्रिपल बॉन्ड C आता है, यानी G के साथ क्या आएगा? त्रिबंध C साइटोसिन पाए जाते। एडेनिन हमेशा द्विबंध थायमिन के साथ, जबकि ग्वानिन हमेशा त्रिबंध साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। ये तो केवल 2 बनाए हैं। यहाँ पे ये जो इतने एक कुंडलन में यहाँ 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म। अर्थ क्या हुआ? जो हमने ये केवल 2 दिखाए हैं, ये कितने पाए जाते हैं? यहाँ पे 10 पाए जाते हैं। यानी इस संरचना को बढ़ा करके देखें हम तो एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच में इस तरीके से यहाँ पे कितने पाए जाएंगे हमारे? A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके से यहां एक कुंडलन के अंदर लगभग 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म मिस होता है पेयर, जोड़ा, यानी 2 नाइट्रोजनी क्षार का एक जोड़ा पाए। इस तरीके से टोटल कितने पाए जाते हैं इस एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के अंदर? 10। थोड़ा सा अगर डीप का क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, अगर हमें क्वेश्चन ये मिल जाए कि 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो देखिए एक नाइट्रोजनी क्षार युग्म ये रहा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार युग्म ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ ली जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नॉर्मल सी बात है, टोटल होती है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे पाई जाती हैं 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म। तो एक के बीच में कितनी हो जाएगी? 34 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी औसतन 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच में दूरी पाई जाती है। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है? A डबल बॉन्ड T, जबकि G ट्रिपल बॉन्ड C पाए। एडेनिन के हमेशा द्विबंध थायमिन के साथ जुड़ा होगा। एडेनिन किससे जुड़ा होगा? द्विबंध थायमिन से, जबकि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा। हमेशा ये पेयर फिक्स होता है कि A के साथ T जुड़ेगा, G के साथ C जुड़ेगा। द्विबंध और त्रिबंध ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमें यही मिलेगा कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षार युग्म के रूप में, इनके बीच में कितने बंध पाए जाते हैं? तो कितने बंध पाए जाते हैं? तो बाय द वे भूल जाओ तो देखो 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, A, G, T, C। इन्हीं को मैं अगर एक अल्फाबेटिक क्रम में लिख लें, क्या लिखेंगे? A, C, G, T। क्या बन गया ये? अल्फाबेटिक क्रम। थोड़ा आसान हो जाता है, अल्फाबेटिक क्रम में करोगे तो अपने आप याद हो जाए। तो ये देखिए कौन कौन किसके साथ जुड़ेगा? A, C, G, T। नॉर्मल सी बात है, इसी तरीके का आपने कभी अनुपात समानुपात भी पढ़ा होगा मैथ के अंदर, तो उसी में 4 अंक होते हैं। यहाँ 4 क्या हमारे पास सिंबल है, तो नॉर्मल सी बात है आउटर के साथ मिडल के साथ होगा, यानी A जो पहला है वो अंतिम के साथ, बीच वाले के साथ। A डबल बॉन्ड T, जबकि C ट्रिपल बॉन्ड G के साथ। वैसे भी बात है भाई, किनारे वाले दूर है, उनके बीच में संबंध क्या होते हैं? कुछ कमजोर होते हैं, इसलिए उनमें क्या पाया जाएगा? केवल द्विबंध। जबकि जो पास रहते हैं उनके बीच में संबंध क्या होते हैं? घनिष्ठ होते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बंध। तो C ट्रिपल बॉन्ड G, यानी साइटोसिन त्रिबंध ग्वानिन से जुड़े होते हैं। तो मॉडल के अनुसार हमें वाटसन वक्रिक महोदय ने क्या बताया कि डीएनए अणु की जो आणविक संरचना होती है वो एक सीढ़ीनुमा संरचना होती है। अगर इसके अकुंडलन यानी अनकॉइलिंग संरचना को देखा जाए तो एक डीएनए अणु का औसतन व्यास कितना होता है? 34, औसतन व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। जबकि एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच की अगर दूरी पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम।
एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच में नाइट्रोजनी क्षार कितने पाए जाते हैं? तो 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन में 10। अगर दो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच में दूरी पूछ ली जाए कि इन दो के बीच में दूरी कितनी होगी, तो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3। जो साइड के स्तंभ होते हैं, स्टैंड होते हैं, वो हमारे बने होते हैं पेंटोस शर्करा प्लस फोस्फेट समूह से, जबकि जो उन हमारे दोनों स्तंभों को बीच में जोड़ने का जो काम करते हैं, जोड़ने वाले कहलाते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ये नाइट्रोजनी क्षार किस किस से कौन कौन सा जुड़ेगा? ए डबल बॉन्ड टी यानी एडेनिन द्विबंध थायमिन से, जबकि साइटोसिन त्रिबंध ग्वानिन से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि ये जो डीएनए अणु के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं, ये बंध किस प्रकार का होता है? डीएनए अणु के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं उनमें बंध किस प्रकार का पाया जाता है? बहुत ही किस प्रकार का पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, बहुत ही। LDC 2018 के अंदर जाके देखिए, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बार बार आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि डीएनए अणु का आणविक मॉडल किन वैज्ञानिकों ने दिया? वाटसन व क्रिक, यानी वाटसन किक जोर के लगाता है, इतने जोर के लगाता है कि डीएनए अणु को खोल के दिखाता है। उसके बाद में कि डीएनए अणु के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? AGTC, AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए अणु के आणविक मॉडल के अनुसार एडेनिन के साथ कौन सा नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाया जाता है? तो एडेनिन के साथ पाया जाएगा थायमिन। कितने बंध पाए जाते हैं इनके बीच में? तो 2 बंध पाए जाते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में, जबकि ग्वानिन व साइटोसिन के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं? 3 बंध पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा हमें LDC में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही बता रहा हूं कि डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ने के लिए उनके बीच में किस प्रकार का बंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और LDC के अंदर पहला ऑप्शन देखिए, एग्जामिनर अपने दिमाग के अकॉर्डिंग बनाता है, हमारे स्टूडेंट की सोच के अकॉर्डिंग। क्या कहा उसने? डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? और पहला ऑप्शन नाइट्रोजनी क्षार। पहला क्या दिया? नाइट्रोजन बंध। बच्चों का दिमाग केवल यहीं रुक जाता है कि नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में किस प्रकार का बंध होता है, और पहला ऑप्शन नाइट्रोजन बंध, ऑक्सीजन बंध, डाइफॉस्फेट बंध और हाइड्रोजन बंध। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ने के लिए उसके बीच में जो बंध होता है, ये बंध होते हैं हाइड्रोजन प्रकार के। किस प्रकार का होता है? हाइड्रोजन बंध होता है जी। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर आपको बताएं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में अगर हमारा हाइड्रोजन आ जाता है तो वहाँ कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। जल के अणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। 2 जल के अणुओं के बीच में जो उनको जोड़ने वाला बंध होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। जल को अल्कोहल में मिलाते हैं तो उनके बीच में कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ने के लिए उनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? हाइड्रोजनी बंध होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लो, हाइड्रोजन बंध। 2 नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ने के लिए उनके बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा होता है जी? हाइड्रोजन बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इतना सा होता है हमारा डीएनए अणु का आणविक मॉडल जो वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था जी। मैं तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए अणु का आणविक मॉडल दिया गया, इसकी संरचना दी गई। इसके अनुसार डीएनए अणु जो होता है एक हमारा सीढ़ीनुमा संरचना होता है, द्विरज्जु की डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। इसी डीएनए की द्विरज्जु की संरचना में अगर इसका औसतन व्यास देखा जाए डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा लंबाई का एक छोटा मात्रक कहलाता है।
इसके बाद में अगर इसका एक स्तंभ से दूसरे, एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच में दूरी देखी जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। इन एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच में अगर देखी जाए कि कितने नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं तो यहाँ पे पाए जाते हैं 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच में दूरी पूछ ली जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच में। अगर हमें पूछा जाए कि एडेनिन हमारे किस नाइट्रोजनी क्षार युग्म के साथ जुड़ा होता है तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के। एडेनिन जो हमारा एडेनिन जो थाइमिन के साथ जुड़ता है द्विबंध से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है हमेशा त्रिबंध से। ये जो नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ने के लिए बंध पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन प्रकार के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर दूसरा प्रकार आरएनए। कौन सा? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा होता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। आरएनए जो होता है ये एकल रज्जु की होता है। कैसा होता है बच्चों? एकल रज्जु की, सिंगल स्टैंड होता है, यानी इसमें एक ही स्तंभ पाए जाते हैं। आरएनए केवल इस तरीके से सिंगल स्टैंड के रूप में पाया जाता है। आरएनए पाया किस में जाता है? तो आरएनए कुछ वायरस, सभी वायरसों में जरूरी नहीं है, कुछ वायरस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कुछ कवक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पादप भी होते हैं जी, कुछ प्लांट्स, कुछ पादप, इनके अंदर सभी में नहीं पाए जाते, केवल कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक, कुछ पादप होते हैं जिनके अंदर केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया नहीं जाता। एग्जाम्पल के रूप में कुछ आपको बता देता हूं कि कुछ वायरसों का एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा आपने, एड्स वायरस। कौन सा? एड्स वायरस। रोग का नाम तो सुना ही होगा, एड्स रोग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से, हमारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे गौर करना, गलती मत करना। हमें क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या मिलता है हमें? एड्स वायरस का पूरा नाम। एड्स वायरस का पूरा नाम क्या होता है? वायरस का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ एड्स वायरस। तो जो भी कौन कौन बता सकते हो एड्स वायरस का पूरा नाम? सभी को पता है, एग्जाम में आपके सामने पहला ऑप्शन ही वो मिलेगा जो आपके दिमाग में है। एड्स वायरस का पूरा नाम आते ही ध्यान में आता है एक्वायर्ड। एड्स वायरस का नाम पूछा है और हम क्या बताते हैं? AIDS, एड्स का पूरा नाम बता देते हैं। यही गलती करते हैं हम। देखो पूछा है एड्स वायरस का पूरा नाम, एड्स रोग का पूरा नाम नहीं पूछा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स रोग है। क्या है बच्चों? एड्स रोग का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो आप ऑप्शन देख के आओगे वो क्या देख के आओगे? ये गलत है। ये हमें क्या पूछा है? एड्स वायरस का पूरा नाम। एड्स वायरस होता है HIV। क्या होता है? HIV की फुल फॉर्म पूछी है उसने, न कि एड्स रोग की फुल फॉर्म। तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो, डी होता नहीं है लेकिन डेफिशिएंसी लगता है NCERT के अकॉर्डिंग। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किसके बारे में पूछा उसने? वायरस का नाम पूछा है तो वायरस का नाम देना है। अगर एड्स रोग का नाम पूछे तो क्या बताना है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन पे पूरी चर्चा करेंगे हम जब मानव रोगों के बारे में चैप्टर पूरा करेंगे, तब इनके बारे में पूरी बात करेंगे कि वायरस कैसे। तो जो एड्स वायरस होता है हमारा, एड्स वायरस का केवल इस एड्स वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है, डीएनए होता ही नहीं है। एड्स वायरस में केवल क्या होता है? आरएनए। इसी तरीके से नाम सुना होगा आपने पोलियो वायरस। कौन सा? जो पोलियो रोग होता है वो पोलियो वायरस कहलाता है। पोलियो रोग किसके कारण से होता है? पोलियो वायरस के कारण से। हमें कई बार नॉर्मल आ जाता है कि पोलियो रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण से होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, कवक,
प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस। तो कौन सा होता है? पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण से होता है। इसी तरीके से नाम सुना होगा आपने रेब्डो, या इसे रेबीज वायरस भी कहते हैं। रेब्डो या रेबीज वायरस, रेब्डो या रेबीज वायरस इसके कारण से होता है रेबीज हाइड्रोफोबिया, जल भीति रोग, जो कि हमें उस कुत्ते के काटने से होता है जिसके अंदर रेब्डो या रेबीज वायरस पाए जाते हैं। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि हमें रेबीज या जल भीति हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण से होता है, कुत्ते के काटने से नहीं होता कभी भी। अगर ऑप्शन मिले कुत्ते के काटने से तो नहीं होता, किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है। वायरस कौन सा? रेब्डो या रेबीज वायरस। अगर ऑप्शन हमें मिल जाए कुत्ते के काटने से वायरस दोनों, तो ऑप्शन कभी भी कुत्ते के काटने से नहीं होता। वो तो उसको केवल एक वाहक है, माध्यम है जो फैलाता है, लेकिन होता किसके कारण से? रेब्डो या रेबीज वायरस के। तो ये इतने खतरनाक वायरस है, इनके अंदर केवल हमारा आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया ही नहीं जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे आरएनए, जिनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता उनमें आरएनए पाया जाता है, और आरएनए ही वो हमारा पदार्थ होगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करता है, लेके जाते हैं। अगर आरएनए के प्रकार पे चर्चा करें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आरएनए? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के पाए जाते हैं हमारे अंदर। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार देखा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। सबसे पहला आरएनए देखा जाए अगर हमारा, तो आरएनए। कौन सा? आरएनए, या इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आर बोले तो राइबोसोमल, आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले तो आरएनए का निर्माण कौन करता है? आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है केंद्रिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? केंद्रिका के द्वारा। वो ही केंद्रिका जो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है। केंद्रक के अंदर छोटी सी क्या पाई जाती है? केंद्रिका। ये कोशिका, कोशिका के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस केंद्रक, इसी के साथ ये छोटी सी गोलाकार केंद्रिका पाई जाती है, जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। और हमने कहा था केंद्रिका का काम क्या होता है? आरएनए का निर्माण करना, यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण। अगर आरएनए की मात्रा पूछ ली जाए तो कुल आरएनए टोटल आरएनए का 80% तक होता है। यानी तीनों आरएनए जो 100% होते हैं उनमें से 80% आरएनए कौन से होते हैं? आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। आरएनए का कार्य पूछ लिया जाए कि आरएनए का कार्य क्या होता है, तो आरएनए का कार्य होता है कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में राइबोसोम का निर्माण करना। क्या करना? राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना। और राइबोसोम का निर्माण हो जाएगा तो राइबोसोम हम पढ़ के हैं कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन उस राइबोसोम को बनाता कौन सा है? आरएनए। तभी नाम क्या पड़ा? राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम आरएनए नाम होता है जी। मैं दूसरे प्रकार का आरएनए देखा जाए तो इसे कहते हैं टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या इसे स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण आरएनए। ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए होता है। देखिए टी फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना जी। अगर हमें पूछा जाए टीआरएनए का निर्माण कहाँ से होता है, कि टीआरएनए का निर्माण कौन करता है, तो खुद डीएनए के द्वारा किए जाते हैं। डीएनए के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? डीएनए के द्वारा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का क्या किया जाता है? निर्माण के। अगर टीआरएनए की मात्रा पूछ ली जाए कि इसकी मात्रा कितनी होती है, तो कुल आरएनए का 10 से 15% तक होता है। कितना? 10 से 15% कौन सा होता है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए होता है। कितना प्रतिशत है? 10 से 15। टोटल आरएनए का 80% आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जबकि 10 से 15% कौन सा होता है हमारा? टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होते हैं।
टीआरएनए का अगर आपसे कार्य पूछ लीजिए कि कार्य क्या होता है, तो ये हमारे अमीनो अम्लों को जोड़ने की सूचनाएं लेकर आता है। क्या करता है बच्चों? अमीनो अम्लों को जोड़ने की सूचनाएं लेकर आता है। सूचनाएं लेकर आता है। क्या करता है? सूचनाएं लेकर आता है। कहां से? डीएनए से। डीएनए से जो हमारे कोशिका द्रव्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, सामान्यतः 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। उन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में किस किस प्रकार के अमीनो अम्लों को जोड़ के आगे प्रोटीन का निर्माण करवाना है, तो उन अमीनो अम्लों को जोड़ने की जो सूचनाएं लेकर आता है वो कौन सा होता है? ट्रांसफर। यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि डीएनए एक सूचना देता है ट्रांसफर करने के लिए, किसको? टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को। तीसरा प्रकार का आरएनए होता है जिसे कहते हैं एमआरएनए। कौन सा? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, या इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेशवाहक आरएनए। ट्रांसफर यानी संदेशवाहक, जो मैसेज जो ट्रांसफर किया उसको आगे क्या करेगा? लेके जाए। तो एमआरएनए का निर्माण पूछ लिया जाए कि एमआरएनए का निर्माण कौन करता है, कहां से होता है, तो खुद डीएनए के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? खुद डीएनए इसको ट्रांसफर करता है। अगर एमआरएनए की मात्रा पूछ ली जाए कि एमआरएनए की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 5 से 10%। कितनी होती है? 5 से 10% एमआरएनए की मात्रा। एमआरएनए का निर्माण कहां से होता है? खुद डीएनए करता है। तो देखिए, आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, जबकि टीआरएनए और हमारा एमआरएनए का निर्माण कौन करता है? खुद डीएनए करता है। डीएनए के देखिए, मेनली जो हमारा राइबोसोमल आरएनए 80% है, उसका निर्माण कहां से होता है? इसी केंद्रिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये हमारा डीएनए और ये केंद्रिका। इस केंद्रिका के द्वारा 80% आरआरएनए का निर्माण। यहां से आरआरएनए बनेगा, ये आरआरएनए इस कोशिका द्रव्य में आ जाता है। इसके बाद में डीएनए खुद किसका निर्माण करेगा? हमारा टीआरएनए और एमआरएनए का निर्माण। टीआरएनए का काम होता है अमीनो अम्लों को जोड़ने की सूचनाएं लेकर, जबकि एमआरएनए का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? अमीनो अम्लों को पास पास लेके आता है। क्या करता है? अमीनो अम्लों को पास पास लेकर आता है। ये लो जी, सबसे पहले देखिए, हमारे आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए केंद्रिका के द्वारा आरआरएनए का निर्माण होता है। जैसे ही आरआरएनए का निर्माण हो जाता है, यानी प्रोटीन निर्माण के लिए तैयार होता है, उसी टाइम इस डीएनए से एक मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा। वो मैसेज किसको ट्रांसफर किया जाता है? टीआरएनए को। मैसेंजर आरएनए के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए उन अमीनो अम्लों को पास पास लाएगा, लेकिन किनको? जिनके द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण, जिस प्रकार का प्रोटीन निर्माण करना है उसी प्रकार के अमीनो अम्लों को पास पास लेकर आता है। लेकिन बताएगा कौन इसको? पहले टीआरएनए। टीआरएनए इनको मैसेज देगा भी ये अमीनो अम्ल आपने पास पास लेके आने। जैसे ये अमीनो अम्ल पास पास आ जाएंगे, अब हमारा आरआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन जो कार्य होता है आरएनए का, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। परंतु जिनके अंदर डीएनए पाया ही नहीं जाता, उनमें आरएनए प्रोटीन निर्माण भी करता है तथा आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है, लेकिन कुछ हमारे आरएनए जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, उनमें आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी करते हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।